स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में इस चैनल पे। जैसा कि ये आप जानते हैं कि इस चैनल का उद्देश्य ये है कि जो नए निवेशक हैं जिनको म्यूचुअल फंड्स या शेयर बाजार के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, उनको एक बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी देना। क्या डिफरेंट कैटेगरीज है, क्या डिफरेंट टाइप, क्या अलग अलग टाइप की स्कीम्स हैं, उनके बारे में बिल्कुल ही सीधे और सरल शब्दों में जानकारी देना, यह उद्देश्य है इस चैनल का। मेरा नाम परेश है। मैं एक एनआईएसएम सर्टिफाइड और एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड एडवाइजर हूँ। मेरा एआरएन नंबर है 334516। इस वीडियो में आपको राइट हैंड साइड में क्यूआर कोड दिख रहा होगा, जिसको स्कैन करके आप ये फंड्स बाजार का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करके आप किसी भी म्यूचुअल फंड योजना में निवेश कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल ऐप से कंफर्टेबल नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखेगा जो कि आपको फंड्स बाजार की वेबसाइट पे लेके जाएगा। वहां पर भी आप अपने आप को रजिस्टर करके किसी भी म्यूचुअल फंड योजना में निवेश कर सकते हैं। तो आज के वीडियो का विषय ये है कि सीनियर सिटीजन, जो जिन्हें ज्येष्ठ नागरिक बोला जाता है, जो 60 साल की उम्र से ज़्यादा जिनकी उम्र है, उनको म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं। ठीक है। तो देखिए, ये वीडियो का जो टारगेट सेगमेंट है या जो ऑडियंस मैं देख रहा हूँ, वो ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, जिन्होंने 30-40 साल नौकरी की है और अभी उनकी सेवानिवृत्ति हो चुकी है और कुछ उनके पास पूंजी आई है। ठीक है, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया या कहीं और कुछ सेविंग्स की रहेगी, तो उनके पास एक काफ़ी अच्छी खासी पूंजी आई है और अब वो सोच रहे हैं कि इसको कहाँ निवेश किया जाए ताकि रिटायरमेंट के बाद जो मेरे खर्चे हैं, अगले 30-40-50 साल तक, जितने भी साल तक आप जिएंगे, मैं चाहता हूँ कि हर एक यहाँ जो भी ये वीडियो देख रहा है वो काफ़ी लंबी उम्र तक जिए। आप जियो हज़ारों साल और साल के दिन हो 50,000। तो ये ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है कि क्या उनको म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। ऐसे लोगों को जो 60 साल की उम्र हो चुकी है, नौकरी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया या फिर अगले 2-3 साल में इस्तीफा देने की सोच रहे हैं। अ, तो बेसिकली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, ये वीडियो शायद ऐसे लोगों के लिए नहीं होगा जो बिजनेसमैन हैं, जिनके पास ऑलरेडी बहुत उनका काफ़ी अच्छा खासा पैसा बन चुका है, क्योंकि उनको इतनी ज़रूरत नहीं होती रिटायरमेंट प्लानिंग की। लेकिन फिर भी इस वीडियो में जो भी अ, अ, सलाह दी जाएगी उसमें से काफ़ी कुछ उनके लिए भी लागू है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर बहुत ज़रूरी है, और इस वीडियो के बारे में तो ये खास करके और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि देखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स बाजार जोखिमों के अधीन है। इसमें किसी भी तरह की कोई गारंटी नहीं होती। आप कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम चुने, उसमें कभी आपके पैसे वापस आने की या आपको अच्छा रिटर्न मिलने की गारंटी नहीं होती है। तो देखिए, जो सीनियर सिटीजन्स है, ज्येष्ठ नागरिक जिन्हें बोला जाता है, मैं फिर भी सीनियर सिटीजन्स ही इस शब्द का ही उपयोग करूंगा, क्योंकि वो काफ़ी लोगों को समझ में आएगा। उन्हें एक खास समस्या आती है। ठीक है, जब कोई यंग इन्वेस्टर है जो 20 से 25 साल की एज ग्रुप में है, उनका क्या रहता है कि उनकी आय जो रहती है, मंथली आय जो रहती है या सैलरी जो रहती है, उनके पास आसार होते हैं कि आगे जाके वो बढ़ सकती है। ठीक है, आप अगर 20, 25, 30, 35 साल के हैं और अभी आपकी मंथली सैलरी सब मान लीजिए कि 2 लाख रुपया है, तो अगले 20 साल में वो बढ़ने के बिल्कुल अच्छे आसार है। आप या तो एग्जिस्टिंग जॉब में आपको इंक्रीमेंट मिले या तो फिर आप जॉब स्विच करके कहीं और ज़्यादा सैलरी के चले जाए। लेकिन जब आप सीनियर सिटीजन बन जाते हो, जब आप नौकरी से इस्तीफा दे चुके हो या अगले 2-3 साल में आप नौकरी से इस्तीफा देने की सोच रहे हो, तो आपका फ्यूचर इनकम जो है, भविष्य में आपकी जो आय आने वाली है, वो बढ़ नहीं सकती है, वो घटने ही वाली है। अब अगर आज आप 60 साल के हो और 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हो सैलरी से, तो रिटायरमेंट के बाद आपको 3 लाख रुपए महीने के कोई नहीं देने वाला है, क्योंकि आप तो रिटायर हो चुके हो। वो तो सैलरी थी, वो तो सैलरी बंद होगी जैसे आपने जॉब छोड़ दिया। तो आपके जो महीने के खर्चे हैं उसके हिसाब से आपको आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी, कहाँ आपके पैसों का निवेश करना है। दूसरी चीज़ ये है कि सीनियर सिटीजन्स, जब आप 60 साल की उम्र क्रॉस कर लेते हो, तो आपका जो रिस्क टॉलरेंस है, आप कितनी जोखिम ले सकते हो, वो भी काफ़ी कम हो जाता है। जो अभी काम कर रहे हैं, जो 20, 30, 40 साल की उम्र के हैं, वो शायद से नहीं, वो तो बिल्कुल उनको 100% प्योर इक्विटी स्कीम्स में ही पैसा निवेश करना चाहिए। लेकिन एक बार आप 60 साल क्रॉस कर लिए, एक बार आपने सेवानिवृत्ति ले ली, तो उसके बाद आप
100% म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आपका सारा पैसा नहीं निवेश कर सकते या नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ ये है कि जब आप सीनियर सिटीजन नौकरी से इस्तीफा देने के बाद जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपका महीने के जो खर्चे है उसका कुछ हिस्सा आप ये सोच रहे हैं कि जो म्यूचुअल फंड में आपने निवेश किया है उससे जो इनकम आएगी वो थोड़े बहुत आप आपके मंथली बजट में शामिल करोगे ताकि आपका मंथली मंथली बजट महीने का जो आपका खर्चा है वो उसका तालमेल जुले। लेकिन जब आप यंग रहते हो आपको उनके रिटर्न्स की कुछ ज़्यादा परवाह नहीं होती है। ठीक है, कोई स्कीम अगर 4-5 साल या बाजार अगर 4-5 साल डाउन भी है तो भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपकी सैलरी तो आ ही रही है। और एक महत्वपूर्ण बात है सीनियर सिटीज़न्स के लिए कि आपके जो मेडिकल एक्सपेंसेस है, आपके जो दवाई के खर्चे हैं, आपके जो डॉक्टर के बिल्स है, आपके जो मेडिकल टेस्ट या स्कैन के बिल्स है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब आप 60 साल की उम्र पार कर लेते हो। तो आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपको जल्दी से फंड की अवेलेबिलिटी शॉर्ट टर्म नोटिस पे, कहीं कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, आपको ऐसी जगह निवेश करना है जहाँ से आप क्विकली पैसा वापस ले सकते हो 1 या 2 दिन के समय में। तो आज मार्केट में बहुत सारी गारंटीड रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है फ्रॉम गवर्नमेंट। सो दीज आर ऑल गवर्नमेंट, ये सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है। केंद्र सरकार की ये स्कीम्स है जो आपको गारंटी देती है कि ये कुछ जो रिटर्न्स मैंने यहाँ पे बताया, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है जहाँ पे आपको 8.2% पर एनम का गारंटीड रिटर्न मिलता है। दूसरी है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम जिसमें 7.4% का गारंटेड रिटर्न मिलता है। अभी इसमें कुछ कुछ लिमिट्स भी है कि जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में आप 30 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा निवेश आप नहीं कर सकते। पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम में आप 9 लाख से ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते। और अगर आप जॉइंट अकाउंट खोल रहे हो आपकी वाइफ या हस्बैंड के साथ तो दोनों मिला के 15 लाख तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। जान लीजिए कि दोनों जो रेट ऑफ रिटर्न्स मैंने बताए हैं ये 17 अगस्त 2025 के हिसाब से बताया। हो सकता है आगे जाके भविष्य में ये बदल जाए, हो नहीं सकता, ये तो बदलते ही रहते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से हर क्वार्टर गवर्नमेंट इसके रेट्स का एनालिसिस करती है और बढ़ाने हैं घटाने हैं वो सब वो डिसाइड करते हैं। लेकिन एक बार आपने इन्वेस्ट कर लिया किसी स्कीम में तो कुछ समय तक, जैसे आपने सीनियर सिटीजन स्कीम्स में आज 30 लाख रुपए निवेश कर लिया और आज अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.2% है तो जो उसका टेन्योर 5 साल है तो 5 साल तक आपको 8.2% मिलता ही रहेगा। भले ही 1 साल बाद गवर्नमेंट उसको घटा के अगर 8% करे, लेकिन चूंकि आपने तब निवेश किया था जब इसका रेट 8.2% था तो आपको 5 साल तक तो 8.2% का रिटर्न मिलता ही रहेगा। तो ये कुछ दो स्कीम्स हैं जो मेरे नॉलेज में है। और भी बहुत सारी स्कीम्स हो सकती है जो आप ये व्यूअर्स में जो 60 साल की उम्र के पार कर चुके हैं उनको तो और भी काफ़ी सारी ऑप्शंस, निवेश के ऑप्शंस पता रहेंगे। लेकिन देखिए, आपने सुना होगा इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, इसको एक हिडन टैक्स बोलते हैं। हिडन टैक्स मतलब क्या? क्योंकि वो आपको दिखता नहीं है पर आपको जरूर आपके पैसे कम कर रहा है। आप जब फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न में इन्वेस्ट करते हो तो वो फिक्स्ड ही रहता है। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जैसे महंगाई बढ़ेगी, वैसे वो रेट बढ़ने वाला नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो पिछले कुछ सालों में लगातार, मैं पिछले 7 8 10 साल की बात कर रहा हूँ, जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स थी जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गई या और भी बहुत सारी थी, किसान विकास पत्र, इसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो घटते ही जा रहे हैं। मुझे याद है कि जब मैं पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहा था कुछ 8.5% का रिटर्न था। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ एक 15 साल पहले की बात है, 10 12 साल पहले की बात है। और अब वो रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न आ चुका है 7.1% पे पीपीएफ का। अब देखिए कितनी घटौती हुई है फिक्स्ड इनकम रेट में। और ये जो बाकी स्कीम्स मैंने इससे पहले बताई, हो सकता है इनके रेट ऑफ रिटर्न्स या रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आगे जाके कम होते जाए, लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो तो चलता ही रहेगा, वो किसी के हाथ में नहीं है। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। सपोज मान लीजिए कि आज आपके महीने का खर्चा, घर चलाने का खर्चा 25,000 रुपया पर महीना है, ठीक है, और आज आप रिटायर हुए, आपके पास एक पूंजी है 50 लाख की जो आपकी पिछले 30 40 साल की नौकरी में जितने भी आपने सेव किए प्रोविडेंट फंड सब मिला के 50 लाख आपके पास कुल मिला के बचे हुए हैं। और मान लीजिए कि आपने वो सब एक फिक्स्ड इनकम स्कीम में डाल दिया जो मैंने पिछले दो स्कीम्स बताई थी, और उसमें आपको गारंटेड रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है 7.5%। तो 50 लाख पे 7.5% के हिसाब से आपको ईयरली इंटरेस्ट कितना मिलेगा, और उसको आप मंथली करके लेके आओ तो आपको मिल रहा है 31,250।
ठीक है। जो करंटली आपके फिलहाल जो मंथली एक्सपेंसेस है 25,000 है, मतलब आपके मंथली एक्सपेंसेस तो कवर हो रहे हैं, आपका घर तो चल रहा है 2025 में। लेकिन देखिए 10 साल बाद देखते हैं, आपने 50 लाख ही निवेश किए है, इंटरेस्ट रेट भी वही रहेगा क्योंकि वो फिक्स इनकम रेट है। तो 2035 में भी आपको 31,250 रुपये महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन आपका जो मंथली एक्सपेंस है, मंथली बजट है 25,000 का, वो बढ़ के हो गया 40,722, 40,000। जो आज आप अपना घर 25,000 में चला रहे हो, 10 साल बाद वही घर चलाने के लिए उतने ही खर्चे रखने के लिए, उतना ही आपकी ग्रोसरी या बाकी सारे बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल रखने के लिए आपको 40,000 चाहिए। लेकिन आपका मंथली इंटरेस्ट इनकम तो 31,000 ही रह रहा है। मतलब 10 साल बाद आपके घर के खर्चे नहीं चलने वाले हैं आपके इंटरेस्ट इनकम पे। और ये मैंने 5% का इन्फ्लेशन का रेट मैंने यहाँ पे लिया है, और ये बिल्कुल ही नॉमिनल है। अगर आप इंडिया में, भारत में पिछले 7-8 साल का इन्फ्लेशन, महंगाई की दर देखें तो कुछ 5-6% की ही रही है। अभी थोड़ी कम आ गई है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको 5% इन्फ्लेशन लेना जायज़ है। आगे का कोई बता नहीं सकता। वही इन्फ्लेशन अगर मान लीजिए कि 7% पे हो गई, तो आपका जो घर चल रहा है 25,000 में आज, 10 साल बाद वही खर्चे आपको लगभग 50,000 रुपया देना पड़ेगा, जबकि आपका इंटरेस्ट इनकम उतना ही रहेगा, 31,000 तो इसका मतलब क्या है कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ कैपिटल। आपका कैपिटल या आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी सिक्योरिटी तो है, क्योंकि वो गवर्नमेंट बैक स्कीम्स है। लेकिन वो सिक्योरिटी ऑफ कैपिटल मिल गई, पर वो आपको महंगाई के अगेंस्ट कोई सुरक्षा नहीं देते हैं, जैसा कि ये टेबल में आपको क्लियरली दिख रहा है। देखिए मंथली एक्सपेंसेस 25,000 से बढ़ के हो गए 40,000 या 50,000, डिपेंडिंग इन्फ्लेशन, महंगाई कितनी है। लेकिन आपका इंटरेस्ट इनकम तो उतना ही रह रहा है, 31,250। मतलब आज अगर आपका घर का खर्चा निकल रहा है आपके इंटरेस्ट इनकम से, 10 साल बाद उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं निकलने वाला है। और आगे जाके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो गवर्नमेंट बैक स्कीम्स है, उसके इंटरेस्ट तो घटने के ही आसार है। जैसे कि आप देख रहे हैं पीपीएफ पे इतना घट गया। बैंक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट एक जमाने में 10%, 11% देती थी, और मैं बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, एक 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 10-11% के रेट पे फिक्स डिपॉजिट्स मैंने खुद किए हैं। आज वही रेट घट के आ गया 7%, 7.5%। तो आप सोचिए, आपको अगर इन्फ्लेशन के, महंगाई के अगेंस्ट अपने आप को सुरक्षित रखना है और आपका घर 10 साल बाद, 20 साल बाद भी चलता रहना है, तो आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि जिसको थोड़ा सा आपको ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न दे। और हिस्टोरिकली इक्विटी ने महंगाई से ज्यादा ही रिटर्न दिया है। मतलब इक्विटी रिटर्न्स ने महंगाई को हमेशा बीट किया है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में मैं हमेशा बार बार यही बुलाऊंगा कि लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, कि हम लोग, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 7 से 10 साल में आपको जो रिटर्न मिलेगा वो डेफिनेटली इन्फ्लेशन से ज्यादा ही मिलेगा या फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा ही मिलेगा। लेकिन आप 10 साल का कम से कम आपको जो निवेश का कालावधि है वो आपको मान के चलना पड़ेगा। अभी देखिए, म्यूचुअल फंड्स कैन बी कंसिडर्ड बाय सीनियर सिटीजन आफ्टर इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट बैक्ड इंटरेस्ट स्कीम्स। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी जो भी रिटायरमेंट की पूंजी है, या निवृत्ति पूंजी जिसे बोलते हैं, सेवा निवृत्ति के बाद जो आपको पूंजी मिलती है, प्रोविडेंट फंड हो गया या बाकी के कोई भी आपके सेविंग्स हो गए, वो सारी की सारी आपको म्यूचुअल फंड्स में नहीं डालनी है। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको फिक्स्ड, जो गवर्नमेंट बैक स्कीम्स मैंने बताई, या फिर बैंक के फिक्स डिपॉजिट, अच्छे बैंक के फिक्स डिपॉजिट, इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि आपका प्रिंसिपल जो है वो सिक्योर रहे। क्योंकि उन स्कीम में क्या होता है, देखिए, बाजार कहीं पर भी जाए, शेयर बाजार कहीं पर भी जाए, वहां पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया लिखा है उतना आपको मिलना ही वाला है, और जितना आपने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया उतना आपको वापस मिलने ही वाला है। म्यूचुअल फंड्स में ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। तो वो होने के बाद आपने आपकी सेवानिवृत्ति की जो पूंजी है उसका एक बड़ा हिस्सा गवर्नमेंट स्कीम्स में निवेश किया, उसके बाद जो हिस्सा बचता है वो आपको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में डालना है। हाइब्रिड फंड्स, ये याद रखिए, क्योंकि ये डिफरेंट कैटेगरी है। इसके ऊपर हमने कुछ ज्यादा वीडियोस नहीं बनाए, शायद से मैं बनाऊंगा। लेकिन हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो पूरा का पूरा इक्विटी मार्केट में नहीं जाता, उसका कुछ हिस्सा इक्विटी में जाता है और कुछ हिस्सा डेट में जाता है। अभी डेट का जो निवेश होता है वो
इक्विटी से उसका रिटर्न कम है लेकिन उसके रिस्क भी कम है। तो ओवरऑल आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो प्योर इक्विटी से कम रहेगा, लेकिन उसकी रिस्क भी थोड़ी कम रहेगी। और आप जब 60 साल क्रॉस कर लेते हैं तो आपको ज़्यादातर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में ही डालना चाहिए। ये कुछ फंड की कैटेगरीज मैंने यहाँ पे लिखी है और उनके 1, 3, 5 और 10 साल के रिटर्न लिखे हैं। ये सारी कैटेगरीज क्या है इसके ऊपर हम इस चैनल में आगे वीडियो जाके बनाएंगे, लेकिन आप म्यूचुअल फंड एडवाइजर से बात कर लीजिए। और आपको 10 साल के रिटर्न्स देखने हैं किसी भी कैटेगरी में। अभी ये कैटेगरी अलग अलग क्यों है कि उसमें इक्विटी और डेट का परसेंटेज कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी है उसमें इक्विटी का परसेंटेज ज्यादा रहेगा, 65% इक्विटी रहेगी, मे बी 35% डेट रहेगा। बैलेंस हाइब्रिड में क्या होता है कि आपका 50% पैसा इक्विटी में लगता है, बाकी का 50% का डेट में निवेश होता है। कंजर्वेटिव में उल्टा होता है कि कंजर्वेटिव में डेट में ज़्यादा निवेश होता है और इक्विटी में शायद से 35% इक्विटी में जाएगा और 65% जाएगा आपका डेट में। तो उसके हिसाब से आप 10 साल के रेट ऑफ रिटर्न देख लीजिए। अग्रेसिव हाइब्रिड ने 11.34% दिया एज अ कैटेगरी, और डायनामिक एसेट एलोकेशन ने 9.11% दिया है। अभी आपके रिस्क के हिसाब से आप आपकी कितनी सिक्योरिटी है, आपके कितने एसेट्स बने हुए हैं, क्या आपके पास घर खुद का है, क्या आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, क्या आपके पास और कोई सोर्सेस ऑफ इनकम है। अगर आपके जैसे आप मुंबई या दिल्ली में रह रहे हो और आपके पास 2, 3 अलग अलग फ्लैट है जहाँ पे एक में आप खुद रह रहे हो बाकी 2 आपने रेंट पे दिए, तो रेंटल इनकम आता है, तो फिर आप कुछ तो ज़्यादा सिक्योरिटी है। आपके पास पेंशन है या नहीं है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, और इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड एडवाइजर के पास ही जाना पड़ेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप खुद के मर्जी से या खुद के दिमाग से या कहीं कुछ पढ़ के, कहीं कुछ एडवर्टीजमेंट पढ़ के या न्यूज चैनल पे कुछ देख के आप निवेश मत कीजिए। आपको म्यूचुअल फंड एडवाइजर की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी लाइफ की, आपकी ज़िंदगी की ये बहुत एक अहम डिसीजन है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, और इसको आप खुद के मन से मत लीजिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि प्योर इक्विटी में आपको ज़्यादातर निवेश नहीं करना है अगर आप सीनियर सिटीजन हैं। अगर आपको करना ही है प्योर इक्विटी में तो देखिए, अगर आपको रेगुलर पेंशन इनकम है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या पीएसयू बैंक एम्प्लॉयज है जिनको पेंशन तो आने ही वाली है, तो ठीक है, तो आप थोड़ा प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। वहां पर भी मैं कहूंगा कि अप टू 10% आपकी जो जमा पूंजी है, निवेश की जो जमा पूंजी है, या सेवानिवृत्ति के पश्चात आपको जो पूंजी मिली है, प्रोविडेंट फंड बाकी इधर उधर के सेविंग्स मिला के, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 10% आप प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालें या निवेश करें। और प्योर इक्विटी में भी सिर्फ आपको लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स ही चुनने हैं, और कोई भी आपको, कोई भी म्यूचुअल फंड एडवाइजर या कोई भी और कोई कंपनी कुछ भी बोले आपको, मेरे ख्याल से, ये मेरी निजी राय है, इसमें कोई नियम तो है नहीं, लेकिन मेरी निजी राय में अगर आप प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड में जा रहे हो आफ्टर रिटायरमेंट, तो आपको लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप, ये दो कैटेगरीज में ही जाना है। आइडियली आपको हाइब्रिड में जाना चाहिए जो मैंने पिछले स्लाइड में बताई, लेकिन फिर भी आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो, प्योर इक्विटी में आना चाहते हो, तो सिर्फ लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप फंड में ही आप निवेश करें, ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड टू डू मंथली और वीकली सिप। एक साथ मत डालिए। सपोज आपके पास 10 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए है, सब कुछ एक साथ मत, प्योर इक्विटी में निवेश मत कीजिए। सिप कीजिए, मंथली कीजिए, वीकली सिप कीजिए। सिप क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इससे हर महीना आपके बैंक अकाउंट से एक रकम कटती रहेगी। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपया निवेश करने के लिए है, एक ही फटके में आप 10 लाख मत अ, अ, निवेश करें। आप एक 50,000 रुपया पर महीने का या पर हफ्ते का सिप चालू करें, ताकि हर हफ्ते 50,000 आपके बैंक अकाउंट से कटेंगे, ऐसे 20 इंस्टॉलमेंट जाएंगे, ताकि 10 लाख रुपया आपका निवेश हो चुका। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये देखिए नीचे मैंने एक न्यूज क्लिपिंग दी है। सेबी आस्क्स म्यूचुअल फंड्स व्हाई एल्डरली सिटीजंस वर सोल्ड स्मॉल कैप स्कीम्स। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, इसी चैनल पे एक मैंने वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिए। वो क्यों रिस्की है और यहाँ पे आपको क्यों नहीं जाना चाहिए, वो आपको पता चलेगा। देखिए, काफी म्यूचुअल फंड एडवाइजर ने या म्यूचुअल फंड कंपनीज ने जो एल्डरली सिटीजन है, 60+ ईयर्स है, उनको धड़ल्ले से बोला था कि आप स्मॉल कैप में डालिए, मिड कैप में डालिए, अच्छे रिटर्न्स आते हैं। देखिए, ये जो स्कीम्स है ये सब यंग लोगों की स्कीम्स है, ये उन लोगों की स्कीम्स है जिनके पास सैलरी आ रही है और उनके इनकम बढ़ने के चांसेस है, आगे जाके सैलरी इंक्रीमेंट हो गया, जॉब स्विच करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, जब आप निवृत्ति ले ली है,
तो आपका इनकम बढ़ने वाला नहीं है, आपका इनकम स्टैग्नेंट ही रहने वाला है। ऐसी स्थिति में आपको स्मॉल कैप और मिड कैप लेना ही नहीं है, ऐसी स्कीम्स में आपको निवेश करना ही नहीं है। भले ही आपका म्यूचुअल फंड एडवाइजर आपको बोले, मैं कहूंगा कि अगर कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर आपको बोल रहा है स्मॉल कैप या मिड कैप स्कीम में डाले, आप वो एडवाइजर को बदल दीजिए, किसी और के पास जाइए। देखिए, ये सेबी ने वो पूछा, ये मेरी पर ये अभी निजी राय नहीं है। सेबी जो मार्केट रेगुलेटर है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया, उन्होंने म्यूचुअल फंड से क्लैरिफिकेशन मांगा है कि क्यों आपने सीनियर सिटीजन, ज्येष्ठ नागरिक जो रिटायर्ड लोग हैं, उनको ये स्कीम्स, ऐसी रिस्की स्कीम्स क्यों बेची। तो ये एक मैंने थोड़ा एक उदाहरण लिया है, उदाहरण के तौर पे, कि मान लीजिए आप 60 साल की उम्र के हैं और आपके पास 30 लाख रुपए की पूंजी है, जो जो आप निवेश करना चाहते हैं, और आपकी रिटायरमेंट या तो हो चुकी है या अगले 1-2 साल में होने वाली है। तो ये एक उदाहरण के तौर पे मैंने लिया है कि आपके पास 30 लाख है, तो मेरा मानना है कि 70% जो भी आपके पास पूंजी है उसका 70% आप गवर्नमेंट स्कीम्स में डालें, जो आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। और बाकी का 30% जो है वो आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं, महंगाई से बचने के लिए। तो ये जरूरी है, आपको कुछ हिस्सा तो आपको म्यूचुअल फंड में डालना ही पड़ेगा, कुछ कुछ हिस्सा जो है वो आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना ही पड़ेगा। वो कितना करना है, मेरे ख्याल से 70-30 होना चाहिए, एक लो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास रिटायर्ड एम्प्लॉय का। अगर आपकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी है, अगर आपके पास 2-3 फ्लैट्स है, आपके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपकी हेल्थ अच्छी है, तो फिर आप थोड़ा म्यूचुअल फंड का कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं। हो सकता है 40% आप म्यूचुअल फंड में डालें, लेकिन कुछ हिस्सा आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना ही है। तो देखिए, जो 70%, ये उदाहरण के तौर पे मैंने दिया है। आपको इसको ऐसे ही फॉलो नहीं करना है, आपको म्यूचुअल फंड एडवाइजर से बात करनी ही पड़ेगी। तो 30 लाख का 70% हो गया कुछ 20 से 22 लाख, वो आप गवर्नमेंट स्कीम में निवेश किया, उसके उस वहां पे आपको 7.5% के हिसाब से 13,000 रुपया महीने का इंटरेस्ट इनकम आएगा। और ये जो 8 से 10 लाख रुपया बाकी बचा आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, वो भी मैं कह रहा हूँ हाइब्रिड और लार्ज कैप में ही आपको करना है। तो वहां पे ओवर अ लॉन्ग टर्म आपको 8 से 10 हजार रुपया महीने का इनकम आ सकता है। अगेन, मैं वापस में हाईलाइट किया है कि ये गारंटीड नहीं है, इसको आपको पकड़ के नहीं चलना है कि 8 से 10 हजार आएगा ही। ये मैंने कंजर्वेटिव अजम्पशन दिया है। म्यूचुअल फंड में मैंने कुछ एक 10% और 12% का रिटर्न अज्यूम किया है, हाइब्रिड और प्योर हाइब्रिड और सॉरी लार्ज कैप का, और हाइब्रिड का मैंने 9% या 10% मान लिया है। तो उसके हिसाब से ये दोनों मिला के ओवर लॉन्ग पीरियड आप 20 से 23 हजार का मंथली इनकम आ सकता है। ये मैं वापस कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल ही जनरलाइज एग्जांपल है, ये बस आपको समझने के लिए दिया है कि अगर आप ऐसा स्प्लिट करोगे तो क्या एक इनकम आ सकता है 30 लाख के पूंजी से। अभी ये एक पॉइंट बहुत जरूरी है आपको बताना है कि देखिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो उसके बाद जो मंथली इनकम की हम लोग बात कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली नहीं आती है। ये फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट जैसा नहीं है, या आपकी कोई और गवर्नमेंट स्कीम जैसा नहीं है जहाँ पे हर महीने आपके जो इंटरेस्ट रहेगा वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते हो उसके बाद मंथली इनकम आने के लिए आपको हर महीना जाके कुछ एक पूंजी जो रहती है वो रिडीम करनी पड़ती है। रिडीम का मतलब क्या है, उसको निकालना पड़ता है, आपको ऑर्डर देना पड़ता है म्यूचुअल फंड कंपनी को कि इतना पैसा मुझे ये महीना चाहिए। अगले महीने वापस जाके आपको वही ऑर्डर देना है, या तो म्यूचुअल फंड कंपनी को, या तो आपके म्यूचुअल फंड एडवाइजर को। तो इसके लिए अभी ये ऑटोमेटेड हो सकता है, इसके लिए एक सिस्टम है जिसका नाम है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये ऑप्शन आता है, SWP बोलते हैं उसको। इसके बारे में एक वीडियो मैं भविष्य में बनाऊंगा जरूर। लेकिन जान लीजिए कि ये एक बार आपने SWP का ऑर्डर दिया तो उसके बाद आपको हर महीना जाके किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। जो अमाउंट ऑफ लिखेंगे वो आपका जो म्यूचुअल फंड का निवेश है, जो अभी मार्केट की में उसकी रकम है, उससे वो निकाल के हर महीना आपको 5,000, 10,000, जो भी आप बोलेंगे, 15,000, 20,000, वो आपके अकाउंट में आता रहेगा। लेकिन आपका जो निवेश की जो रकम है बाजार में लगी हुई है, वो भी उतनी घटती रहेगी। तो ये एक अपने आप में एक दूसरा विषय है, लेकिन ये बस एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो ये समरी क्या है, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, पहला पॉइंट है कि आपको एक अच्छे म्यूचुअल फंड एडवाइजर से बात करनी ही पड़ेगी। माना कि आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ अच्छे से पता हो, या फिर आपका अभ्यास काफी अच्छे से रहा हो, आपने काफी कुछ रीडिंग की हो, कुछ टीवी पे देखा हो, लेकिन फिर भी मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आपको एक अच्छे म्यूचुअल फंड एडवाइजर की जरूरी है। अपने मर्जी के हिसाब से पैसे का निवेश ना करें।
दूसरी बात यह है कि डू योर होमवर्क अबाउट द स्कीम्स। म्यूचुअल फंड एडवाइजर के पास आप गए और उसने कुछ स्कीम्स आपको सजेस्ट की, तो निवेश करने से पहले आप उस स्कीम का पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ ले, उस कंपनी के वेबसाइट पे जाके देख ले उसका परफॉर्मेंस कैसे रहा है, उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हो रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा रिस्की तो नहीं है आपके लिए। जैसा कि मैंने बताया कि स्मॉल कैप और मिड कैप स्कीम्स आपको देखनी ही नहीं है, कोई भी म्यूचुअल फंड एडवाइजर आपको बताए, मेरी तो ये आपसे विनती है कि ये दो टाइप की कैटेगरीज की स्कीम में आप जाए ही नहीं। या तो आपको हाइब्रिड में जाना है, या तो लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप, उससे ज़्यादा रिस्की स्कीम्स आप जाओ नहीं, ऐसा मेरी आपसे दरख्वास्त है। तीसरी बात यह है कि सारा का सारा पैसा, आपकी जो भी पूंजी है, सेवानिवृत्ति के बाद जो भी आपको पूंजी मिली है, सारी की सारी आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश ना करें। वही अमाउंट इन्वेस्ट करें जो आपको अगले 5 से 7 सालों में शायद से लगने के आसार कम है। जैसा कि मैंने बताया 70-30 स्प्लिट रखिए, 70% आप गवर्नमेंट स्कीम्स में डालिए और 30% आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। फाइनली कंजर्वेटिव आपको रहना है, बहुत हाई रिस्क स्कीम में नहीं इन्वेस्ट करना है। अभी देखिए आप 60 साल पार कर चुके हो, आपकी जो इनकम है वो अभी बढ़ने वाली नहीं है, वो या तो सेम रहेगी या तो घटने ही वाली है। ठीक है, तो आपको एकदम अग्रेसिव नहीं जाना है, एकदम हाई रिस्क वाली स्कीम में नहीं जाना है, आपको ऐसी स्टेबल स्कीम में जाना है जहां पे ठीक है थोड़े रिटर्न्स कम आए लेकिन रिस्क भी उसके हिसाब से कम हो। अगर आप एक नए निवेशक हो म्यूचुअल फंड में, तो आपके लिए अच्छी बात है कि ये अभी फुल्ली ऑनलाइन प्रोसेस हो चुका है, आपको कहीं जाके कुछ जेरोक्स कॉपीज नहीं देनी है, कहीं कुछ फॉर्म नहीं फिल करने हैं, कहीं जाके कुछ पासपोर्ट फोटो नहीं चिपकाना है। आपको सिर्फ आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और कैंसिल चेक का फोटो चाहिए, उस बैंक अकाउंट का कैंसिल चेक जहां से आपका निवेश म्यूचुअल फंड में होने वाला है। उसके बाद आपको ये राइट हैंड साइड में जो क्यूआर कोड दिख रहा है वो स्कैन करना है और फंड्स बाजार का ऐप डाउनलोड करना है। अगर आपको ऐप डाउनलोड नहीं करना है तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो, इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां जाके आपको आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करना है। उसके बाद आपको दो ओटीपीज आएंगे, एक ईमेल पे एक मोबाइल नंबर पे। ये दो ओटीपीज आप एंटर करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और मोबाइल नंबर और ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद एक छोटा सा केवाईसी प्रोसेस है जहां पे आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और कैंसल चेक का फोटो अपलोड करना है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अगर आपको कहीं भी कुछ कठिनाई आए या आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी स्कीम्स आपके लिए अच्छी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे 9757309269। मैं एक रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर एंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मैं आपकी ज़रूर सहायता करूंगा, आपके निवेश की कालावधि और निवेश के रिस्क और निवेश के गोल के हिसाब से आपके लिए कौन सी स्कीम्स अच्छी है। आशा करता हूं इस वीडियो में मैंने आपको रिटायरमेंट के बाद आपको किस म्यूचुअल फंड में कौन से टाइप की स्कीम्स में निवेश करना चाहिए, कितना पैसा निवेश करना चाहिए, इसके बारे में कुछ एक बेसिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। अ, मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो सेवानिवृत्ति पश्चात कालावधि है वो सुखदायक और बहुत ही हेल्दी और परिपूर्ण रहे। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।